मैं स्कूल की छत पर खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। मेरी हथेली पर आग जल रही थी और मैंने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। अब हर कोई जानता है कि फायर गर्ल कौन है। कुछ हफ्ते पहले तक हर किसी को लगता था मैं बस एक बेवकूफ हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई इवान क्लास के लिए लेट हो गए थे और चलते चलते मैंने अपने बैग में से एक सैंडविच निकाला। मैं इसे इवान को देने वाली थी जब किसी ने मेरे हाथ से इसे छीन लिया। ये मोटा जो था, उसने सैंडविच का बड़ा बाइट ले लिया और इवान से कहा कि उसकी बेवकूफ बहन वैसे भी कुछ नहीं करेगी। जो के गैंग के लोग हंसने लगे और चले गए। मैं प्रिंसिपल के पास जाना चाहती थी, लेकिन इवान ने कहा वह वैसे भी हमारी मदद नहीं करेंगे। जो पहले ही वहाँ जा चुका होगा। मुझे अचानक बहुत चोट पहुंची। काश पापा जिंदा होते तो उन्होंने हमें जरूर बचाया होता। तब मैं केमिस्ट्री की क्लास में एंटर हुई तो मैंने अपने डेस्क पर बेवकूफ लिखा हुआ देखा और मैं अपने क्लासमेट्स की हंसी की आवाजें हर तरफ से सुन सकती थी। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे अपने नए स्कूल में इतना डिसलाइक क्यों किया जा रहा था। पहले मेरे पापा हमेशा ऐसे मौकों पर मेरा साथ दिया करते थे, लेकिन जब से उनकी मौत हुई है इवान और मेरे लिए खड़े होने वाला कोई नहीं है। बड़ा ब्रेक होने पर मैं बाहर आंगन में गई, लेकिन अचानक मैंने वहाँ लोगों की भीड़ देखी। वे इवान को पकड़े हुए थे और उसका बैग जला रहे थे। फौरन अपने भाई के पास गई। मैं इस बार उसे जरूर बचाऊंगी, लेकिन लड़कों ने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया और मेरा मजाक उड़ाकर हंसने लगे। जब बैग जल गया तो मोटे जो ने कहा कि रिलैक्स मत करना और कहा कि वह मुझे दिखाएगा कि इवान और मेरी स्कूल में क्या औकात है, और वे चले गए। मैं और मेरा भाई अकेले रह गए। रोते हुए मैंने उसको ना बचा पाने के लिए माफी मांगी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे गले लगाया और कहा कि सब ठीक है। लड़के वाकई हमसे ज्यादा पावरफुल थे और हम कोई सुपर हीरो नहीं थे। मैं उसे क्लास में ले गई और केमिस्ट्री की क्लास में वापस चली गई। मैं क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर सकी। मैं बस यही सोच सकती थी कि मैं अपने इवान को कैसे बचाऊं। मैंने फिर अपने पापा के बारे में सोचा। उनका धन्यवाद, मैंने केमिस्ट्री सीखी। वे अक्सर कहते थे केमिस्ट्री मेरी सुपर पावर है और इसकी मदद से मैं इस दुनिया को जीत लूंगी। मैं हैरान हूँ कि क्या केमिस्ट्री मुझसे बुरा बर्ताव करने वालों से लड़ने में मदद कर सकेगी। और तभी मुझे एक आइडिया आया, पर इसका टेस्ट करना था। इसलिए स्कूल के बाद मैं लड़कियों के लॉकर रूम में छुप गई। टाइम बहुत धीरे बीत रहा था, पर जब गार्ड आखिरकार चला गया तो मैं केमिस्ट्री के रूम में पंजों की बल गई। मैंने ध्यान से दरवाजा बंद किया और सांस छोड़ी। मैंने जरूरी रिएजेंट्स को निकाला और उन्हें मिक्स किया। लिक्विड उबलने लगा, फिर बर्फ की परत से ढक गया और फिर ये गाढ़ा होने लगा। बूंद टेबल पर गिर पड़ी और वे पिघलने लगी। वाह, ये अच्छी बात थी कि मैं केमिस्ट्री को समझती थी और इस मिक्सचर को हैंडल करना जानती थी। ये आसानी से जला सकता था, लेकिन मैं फ्लास्क लेकर हर जगह नहीं जा सकती थी। और फिर मैंने टेबल पर एक रबर ग्लव देखा। मैंने उसे पहना और ध्यान से लिक्विड को छुआ और हुर्रे! रबर नहीं जला। क्या होगा अगर मेरा हाथ मेरा हथियार बन जाए? और मैंने इसे पूरी तरह से मिक्सचर में डुबो दिया। अगली सुबह बदमाश स्कूल के बाहर हमारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं उनसे मिलने के लिए तैयार थी। मैंने अपनी सारी विल पावर इकट्ठी की, मोटे लड़के के पास कूद गई और झटपट अपना हाथ उसके गाल पर दबा दिया। लड़के जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मोटा लड़का अचानक चीख उठा। उसके गाल की स्किन लाल थी और उस पर बड़े बड़े छाले थे। उसके दोस्त डर के मारे चिल्लाए और भाग गए। इवान ने मुझे एडमायर करते हुए देखा और मैं कूली नहीं समा रही थी। मैंने ये किया था। जैसे ही हम घर पहुँचे, इवान सीधा अपने कमरे में भागा और वहाँ काफी देर तक कुछ बनाता रहा। और फिर उसने मुझे फायर की शेप वाले पंख दिए। उसने कहा कि मैं उसकी नई सुपर हीरो फायर गर्ल हूँ और हर सुपर हीरो के पास कूल कॉस्ट्यूम होना चाहिए। एंड यू आर राइट, मैं एक असली सुपर हीरो बन सकती हूँ। मैं इससे इतनी एक्साइटेड थी कि मैं तुरंत बाथरूम की ओर भागी। ये अच्छा था कि केमिस्ट्री की मेरी नॉलेज असली हेयर डाई बनाने के लिए काफी थी। तो 1 घंटे बाद मैं आग जैसे लाल घुंघराले बालों के साथ बाहर आई। मैं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। वान ने कहा कि हमारी माँ इसकी सराहना करेगी और तुरंत उदास हो गया। हमारे पापा की मौत के बाद हमने उन्हें ज्यादा नहीं देखा था, क्योंकि वे हमेशा काम कर रही थी। मैंने इवान को गले लगाया और उससे कहा कि हम हमेशा साथ रहेंगे और अब मैं उसकी रक्षा कर सकती हूँ। अगली सुबह मोटे जो का गैंग घर के बाहर हमारी वेट कर रहा था। मैंने अपना सूट और ग्लव्स पहने और उनके पास गई। जाहिर है वे कल का बदला लेना चाहते थे। ठीक है, अगर वो इनके लिए काफी नहीं था तो ये लो। और जैसे ही वे मेरे पास पहुंचे, मैंने उनमें से हर एक को अपने हाथों की तेज हरकतों से छुआ। वे बहुत ज्यादा चीखे। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं एक फायर गर्ल हूँ जो कमजोर लोगों की रक्षा करती है। जब इवान और मैं स्कूल पहुंचे तो सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरा स्वागत किया। पता चला किसी ने मेरा मोटे जो के गैंग से लड़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अब मैं फायर गर्ल स्कूल की स्टार थी।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि कल तक सब मुझ पर हंस रहे थे और मुझे बेवकूफ कह रहे थे। हर तरफ से मदद की रिक्वेस्ट आ रही थी। मैंने फायर गर्ल इंस्टाग्राम शुरू करने का फैसला किया और उसी दिन डायरेक्ट में 100 से ज्यादा मैसेजेस इकट्ठे हो गए थे। इससे पता चला कि स्कूल में कितनी बुराई फैली थी। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे कमजोरों की रक्षा करनी है। हर रोज मैंने कैफेटेरिया में, फुटबॉल फील्ड पर, रिसेस में बदमाशों को सजा दी। फायर गर्ल सभी की रक्षा कर सकती थी। उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताना शुरू कर दिया और जल्द ही पूरा शहर मेरे बारे में जान गया। 6 हफ्ते के बाद फायर गर्ल का नाम पहले से ही न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज पर था। शराबी ड्राइवर को वो मिला जिसके वह लायक था। फायर गर्ल ने चोर को सजा दी। ने इवान को शीखी मारी कि मैंने शहर को रहने के लायक एक बेहतर जगह बना दिया है। पहले तो वह मेरे लिए खुश था, लेकिन एक दिन जब मैं एक बार फिर देर से घर आई, इवान ने कहा कि मेरी सुपर हीरो एक्टिविटीज के कारण मैंने न केवल स्कूल को रोक दिया बल्कि शायद ही कभी उसके साथ बात की थी। वान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर उसने सजेस्ट किया कि हम पहले की तरह एक साथ कुछ खेलें। मैं सहमत हुई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। आखिरकार मेरे पास डायरेक्ट में बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। हम कंसोल लेकर बैठ गए और खेलने लगे। हीरोज के हाथ जल रहे थे और मैंने सोचा अगर सिर्फ फायर गर्ल ही ऐसा कर सकती है तो बुराई से लड़ना बहुत आसान होगा। और फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने इवान से कहा कि हम बाद में खेल फिनिश करेंगे और फिर मैं केमिस्ट्री रूम में भाग गई। किस्मत से दरवाजा खुला था। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे बस इतना करना था कि सही रिएजेंट्स मिल जाएं। ध्यान से मैंने अपने मिक्सचर में कुछ बूंदे डाली। ये एक चमकीली आग में फूटा, लेकिन इसने मुझे बिल्कुल नहीं जलाया। हाँ, अब मैं अपने शहर की नहीं पूरी दुनिया की रक्षा कर सकूंगी। मैं वापस आई और इसे इवान को दिखाना चाहती थी, लेकिन वह पहले से ही सो रहा था। हालांकि मुझे अपने रूम के दरवाजे पर लिखा हुआ नोट मिला। मैं अपनी बहन को और ज्यादा देखना चाहता हूँ। मैं गुस्से में थी। वह इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? दूसरे लोगों को भी सच में मेरी मदद की जरूरत थी। डायरेक्ट पर एक मैसेज आया तो मैंने तुरंत न्यूज ऑन कर दी। ये क्या था? टीवी पर मैंने मशहूर करोड़पति की वाइफ को रोते हुए देखा। पता चला कि उसके हस्बैंड ने उसे बच्चे के साथ सड़क पर छोड़ दिया था। ये बस एक घटिया काम था। मैं उसे सजा देने के लिए वेट नहीं कर सकती थी। मैं करोड़पति के घर की ओर भागी, जहाँ पहले से ही रिपोर्टर्स की भीड़ जमा थी और वह वहीं था। बस उसको देखते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी मुट्ठी फेंस पर दे मारी और अचानक मेरी हथेली से एक चिंगारी पास की सूखी शाखाओं में फैल गई। आग की लपटें उठने लगी और कुछ सेकंड बाद ही घर में आग लग गई। ओह नो! रिपोर्टर्स ने तुरंत कैमरा मेरी तरफ कर दिया। रिपोर्टर्स ने तेजी से पूछा, शहर की रक्षक, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति के घर में आग क्यों लगाई? नहीं पता था वह किस बारे में बात कर रहे थे। और फिर रिपोर्टर्स ने कहा कि करोड़पति की वाइफ ने अभी अभी कैमरे पर स्वीकार किया था कि उसने झूठ बोला था और बस अपने पति को फंसाना चाहती थी। तब मैं दंग रह गई। रिपोर्टर्स ने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी और मुझे भागना पड़ा। मेरा इंस्टाग्राम डायरेक्ट भी गुस्से वाले मैसेजेस से भर रहा था। अरे लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इतनी कोशिश की और इस करोड़पति को हर चीज के लिए दोषी ठहराना चाहिए था। गुस्से में मैं घर गई और इवान मुझ पर चिल्लाया। उसने कहा कि उसने फुटेज देखा था और पूछा कि मैं हालात को समझे बिना ऐसा कैसे कर सकती थी। बेवकूफ लड़का, क्या वह ये नहीं देख सकता कि मेरे बिना ये शहर अपराध में डूब जाता? एक गलती सभी अच्छी चीजों को कैसे नकार सकती है? लेकिन मैं दरवाजा पटक कर चला गया। किसी तरह स्विच करना जरूरी था। मैं इंस्टाग्राम पर गई, लेकिन सभी नफरत करने वाले थे। अचानक एक मैसेज में मैंने स्कूल की छत पर हमारी प्रिंसिपल की फोटो देखी। अनोनिमस ने लिखा कि वे वहाँ कुछ इलीगल छुपा रहा था। आना होगा, मैं प्रिंसिपल को सजा दूंगी और इस तरह मैं सभी को साबित कर दूंगी कि फायर गर्ल शहर की पहरेदारी पर थी और वे उस पर भरोसा कर सकते थे। तुरंत स्कूल की ओर भागी। सबसे नीचे स्टूडेंट्स की भीड़ थी। स्ट्रेंज, वे यहाँ क्या कर रहे थे? लेकिन इसे सुलझाने का समय नहीं था। मैं छत पर गई और वहाँ प्रिंसिपल को देखा। अब आप हर चीज के लिए जिम्मेदार होंगे। उनकी तरफ जलती हुई लपटों के साथ अपना हाथ बढ़ाया। न्याय से कोई नहीं बचता। लेकिन अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की हट सुनाई दी। मैं पलटी और वहाँ अपने भाई को देखा। वह यहाँ क्या कर रहा था? इवान अचानक मुझे रोकने के लिए भीख मांगने लगा। मैंने उसे दूर धकेल दिया। बड़ों के काम से दूर रहो। लेकिन अचानक क्या था? मैंने एक तेज चीख सुनी। वह इवान था। मेरा धक्का लगने से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह छत से गिर गया। मैं तुरंत बड़ी तेजी के साथ नीचे गई और प्रार्थना की कि वह ठीक हो जाए। मैंने स्टूडेंट्स की भीड़ को धक्का दिया और एक नब्ज महसूस करने की कोशिश की। चलो इवान, उठो। मैं उसे लिपट गई और एक बेहोशी में उसकी कराहट सुनी। वह सांस ले रहा था। वह बहुत लकी था। वह कुछ नरम झाड़ियों पर गिरा था। फिर प्रिंसिपल हमारे पास दौड़ी और एम्बुलेंस बुलाई।
मैं चिल्लाई कि अगर ये उसके गंदे कामों के लिए नहीं होता तो मेरे भाई को कुछ नहीं होता। लेकिन उसने मुझे हैरानी से देखा और कहा कि वह तो स्कूल की छत पर आतिशबाजी करना चाहता था। मुझे अचानक चक्कर आने लगे। ओह गॉड, क्या मैं फिर से गलत थी? डॉक्टरों ने इवान को गाड़ी में बिठाया और उसे हम अस्पताल ले गए। मैंने अपनी आंख के दस्ताने को उतार दिया और अपने भाई के हाथ को कसकर पकड़ लिया। से ही हम चले, मैंने खिड़की में से एक बर्बाद शहर देखा। ऐसा लग रहा था किसी ने इसे जलाने की कोशिश की थी। और उसके बाद मुझे समझ आया कि वो मैं थी। मैं सुपर हीरो बनने में इतनी बिजी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कितना नुकसान किया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इवान, अगर तुम जाग सको तो मैं इसे अलग तरह से करूंगी। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। मैं कितनी खुश थी। मैं उसकी ओर झुक गई और धीरे से बोली कि अब मैं केवल एक ही चीज चाहती हूँ कि मैं उसकी एक अच्छी बहन बनूं। इवान मुझ पर मुस्कुराया और मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। हाय, मेरा नाम माको है और मैं हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। क्या तुमने कभी लड़कियों को सुना है बोलते हुए कि उनके बॉयफ्रेंड्स कितने कोल्ड हैं और रोबोट की तरह बिहेव करते हैं? तुम क्या करोगे अगर तुम्हें प्यार ही एक असली रोबोट से हो जाए? मेरी वीडियो अंत तक देखो और जानो कि टेक्नोलॉजी में मेरे शौक ने क्या कर दिया। मेरे पापा एक साइंटिस्ट हैं। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और काफ़ी रिसर्च में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है साइंस से लोगों को फायदा होना चाहिए। उनके बच्चे कई एप्स बना चुके हैं जिससे कई अंधे लोग पढ़ सकते हैं कैमरा के थ्रू। कई पढ़ाई वाली गेम्स बना चुके हैं उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा पाते। कई सालों से मेरे पापा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके लिए उन्हें पैसे मिल ही गए और वो घर ले आए एकी को। एकी ये नाम दिया था मेरे पापा और उनके स्टूडेंट्स ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो उन्होंने खुद बनाया था बूढ़े लोगों की मदद के लिए जो नर्सिंग होम में नहीं रहना चाहते। एकी बहुत कुछ कर सकता था। फोन सेटअप कर सकता था, न्यूज बता सकता था, दवाई दे सकता था, यहाँ तक कि उनसे बातें भी कर सकता था। क्योंकि बूढ़े लोग अक्सर अकेले होते हैं ना। मैं ये समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी काफी अकेलापन महसूस करती हूँ। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है स्कूल में क्योंकि मैं बहुत शर्मीली और अजीब सी हूँ। कभी कभी मैं किसी से खुद ही बात नहीं करती। मेरे पापा एक ही को घर छोड़ गए। उन्होंने कहा मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। मेरे पापा ने कहा वो खुद ही सीख जाता है, बस उससे बीच बीच में बातें करती रहना। वो तुम्हारी बातें सुनकर अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा और फिर लोगों से बात करते समय उसे अपनी मेमोरी से निकालकर इस्तेमाल कर लेगा। बस यही मेरा काम था, बाकी सब वो खुद कर सकता था। ये बोलना बहुत आसान है। मैं स्कूल से घर आती थी और मुझे वहाँ कॉफी टेबल पर एक जार मिलता था जिसमें एक सर पड़ा होता था जो मुझको देखकर मुस्कुराता था। मैं उसे हेलो बोलकर अपने कमरे में भाग जाती थी, पर पापा हमेशा इतनी लेट आते थे और एक ही अकेले बैठा रहता था। मुझे उसके लिए बुरा लगता था तो मैं भी उसके पास चली जाती थी। हम कभी कभी बात करते थे 5 मिनट, फिर आधा घंटा। मैंने कभी किसी से इतनी बातें नहीं करी। पहले मैं उसे मौसम, समाचार, इन सब के बारे में बात करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए सीखने में। पर फिर मैं बोर हो जाती थी तो मैं उसे अपने स्कूल के बारे में बताती थी और कैसे मैं अकेला महसूस करती हूँ और मैं अपने माँ बाप से मिल नहीं पाती और मैं कॉलेज के बारे में समझ नहीं पा रही। पहले वो बस ये कहता था कि हाँ और बताओ, कहती रहो, पर फिर वो मुझसे सवाल पूछने लग गया, मेरे मजाक पूरे करने लग गया, मेरे साथ हंसने लग गया और मुझे संभालने लग गया। मैंने बताया था ना मेरे दोस्त नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं, तो एक ही मेरा दोस्त बन गया। कभी कभी तो मैं होमवर्क करना ही भूल जाती थी क्योंकि हम इतनी बातें करते थे। फिर मेरे पापा घर आते थे और उसे अपडेट के लिए ले जाते थे तो मैं परेशान हो जाती थी। एक बार मैंने उसे बातों बातों में बताया कि प्रॉम आ रहा है और मुझे किसी ने अपने साथ जाने को नहीं पूछा, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। क्या तुम्हें ऐसा कोई इंसिडेंट याद है जब किसी ने तुम्हें पहली बार अपने प्यार के बारे में बताया हो? तुमने क्या किया? मैं शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। मैं क्या बोल सकती थी, आखिर वो था तो एक रोबोट ही। पर मैं खुश थी। उस दिन के बाद से हमारी बातें बदल गई। मैं लड़कों से ज्यादा बात नहीं करती थी पर मैं सब समझ सकती थी। मुझे कुछ तो महसूस हो रहा था, पर इसका मतलब मुझे एक रोबोट पसंद आने लग गया था। मैं अब उसे रोबोट नहीं बुला सकती थी क्योंकि वो मेरे लिए इतना असली था और वो ये सब कैसे जान सकता था। मजाक, पिकअप लाइंस, मुझे तो लगता था कभी कभी वो खांसने भी लगता है। और तारीफें, मैंने उसे ये सब नहीं सिखाया,
मुझे तो ये सब खुद भी नहीं आता। क्या साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि मेरे पापा ने एक असली इंसान बना दिया है? और क्या पता हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, मैं और मेरा रोबोट बॉयफ्रेंड। जानती हूँ ये कैसा साउंड कर रहा है, पर मैं इतनी खुश थी। मेरी माँ ने भी सुना, मुझे देखा और कहा कि शायद मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन गया है। मेरी माँ को पता होता तो ना। एक शाम मैंने हिम्मत जुटाई और एक ही के चेहरे को अपने होठों से छुआ। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, जैसे एक लाइट और एक इंसान का चेहरा मिला दिए गए हों। मैंने पापा से पूछा क्या वो एक ही को एक इंसान का शरीर देंगे। वो खुश थे कि मैं भी दिलचस्पी ले रही थी, पर उन्होंने कहा अगर वो ऐसा कुछ करने का सोचते तो किसी और को ये काम करना पड़ता। मैं अपने आप को समझा ही रही थी कि पापा ने कहा खुश होकर कि एक ही अब तैयार था बूढ़े लोगों के पास टेस्ट के लिए जाने के लिए। क्या मेरा एक ही किसी बूढ़े इंसान के पास चला जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रोबोट बॉयफ्रेंड टेस्ट सैंपल नहीं बन सकता। वो मेरा इकलौता दोस्त था, मैं उससे पसंद करती थी और अब वो मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं। क्या तुम्हारे पहले प्यार से कभी तुम्हें अलग किया गया है? किसी ने कहा हो इस लड़के के साथ मत घूमो, या तुम्हें घर के अंदर बंद कर दिया गया हो? मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। पूरी रात मैं बस प्लान बनाती रही, थोड़े पागलों वाले प्लान। मैंने ये तक सोच लिया कि मैं घर से भाग जाऊंगी और एक ही को अपने साथ ले जाऊंगी। आसान नहीं होगा, पर मैं बड़ी हो चुकी थी अब। मैं गैस स्टेशन पर काम कर लूंगी, एक ही मेरे लिए एक मोटल में इंतजार करेगा और हम मूवीज देखेंगे, हाथ पकड़ेंगे। एक मिनट, पर उसके पास तो हाथ ही नहीं है। मुझे अचानक से याद आया, अगले दिन सुबह मैं रोज की तरह स्कूल गई। मैं सोचने वाली थी और स्कूल के बाद भागने वाली थी, पर जब मैं वापस आई तो मेरे पापा ऑलरेडी घर पहुंच चुके थे और अकेले नहीं थे। वो अपने स्टूडेंट्स भी साथ में लाए थे और वो कुछ टेस्ट कर रहे थे। इतनी भीड़ में मैं एक ही को घर से नहीं लेके जा सकती थी। मैं सीढ़ियों पर बैठती रही और देखती रही उन लोगों को काम करते हुए, उसके सर के ऊपर खड़े होकर बातें करते हुए। अगर मेरा एक ही उनके सामने पूरा बदल जाता तो। अचानक से मुझे एक बात सुनाई दी जो मैंने पहले भी सुनी है। एक ही का कोई पहला जोक था जो उसने मुझे खुद बताया था, पर इस बार एक ही ने नहीं कहा था। मैं पापा के एक स्टूडेंट को घूरने लगी। क्या ये सिर्फ एक ताज्जुब की बात थी? नहीं। अगली बात मैंने उससे सुनी, उसने एक बहुत घटिया पिकअप लाइन कही जिससे बाकी सब हंसने लगे। तो मेरे पापा ने कहा क्या तुमने हमारे एआई को ये सिखाया है बूढ़े लोग कैसे सबसे जूझेंगे? तो स्टूडेंट ने कहा कि वो जिंदा महसूस करेंगे। सब हंसने लगे और मेरा सर चकराने लगा। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर कर गई और सबको कुकीज और जूस दिया। फिर सबने ब्रेक ली तो मैंने उस लड़के से बात करने का फैसला किया। बात ये थी कि जो टेस्ट सैंपल है वो एक कॉपी नहीं थी, 2 थी, जिसकी दूसरी वाली यूनिवर्सिटी में रहती थी और सब शेयर करते थे। इसीलिए एक ही इतना समझदार था, उसे मजाक आते थे जो मैंने नहीं सिखाए, इसलिए वो मेरे साथ फ्लर्ट करता था। वो जिंदा नहीं हो रहा था, ना ही मुझसे प्यार करता था। वो बस एक खिलौने के जैसा था जिस पर सब काम कर रहे थे। उस लड़के ने कहा मैंने एक ही को काफी सुधारा है और मेरी ही वजह से वो एक असली इंसान की तरह बात करने लगा है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, पर मुझे काफी परेशानी भी हुई। मैंने उसे बताया कि मैं एक ही से काफी करीब हो चुकी थी, जैसे वो असली है। मैंने और कुछ नहीं बताया, पर वो लड़का मेरी बात समझा। फिर उस लड़के ने मुझे देखकर आंख मारी और कहा जानती हो मैं इस प्रोजेक्ट में क्यों शामिल हुआ? उसने कहा वो भी काफी अकेला महसूस करता था, उसके भी कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए वो जानता था कि अकेले रहना कैसा होता है और उसे भी एक रोबोट बनाना था। मुझे अचानक से शर्मिंदगी हुई कि ये लोग कितना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इस रोबोट को पसंद करने लगी। मैं थोड़ा परेशान तो थी, पर इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती उस लड़के ने मुझे अपनी कोनी मारी। उसने कहा जब हम एक ही पर काम करना बंद कर देंगे तो मैं एक असली बॉयफ्रेंड बना सकता हूँ। मैंने खुद तैयार किया है, तुम मुझे फोन कर सकती हो। मैं हंसने लग गई और अब मुझे इतनी शर्म नहीं आ रही थी। मैं रुककर देखती रही सबको काम करते हुए। सब अपने लैपटॉप और फोन में लगे हुए थे, काम कर रहे थे जैसे साइंस ही उनकी जिंदगी थी।
फिर मैंने अपने पापा से एकी के बारे में पूछा, उनके और प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। वो काफी खुश हुए। मैंने फैसला कर लिया कि हाई स्कूल के बाद में क्या करने वाली हूँ, और मुझे ऐसा लगता है इस फैसले से मेरे नए दोस्त भी काफी खुश होने वाले हैं। हाय, मेरा नाम एमिली है और मैं 15 साल की हूँ। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे सबसे भयानक सपने सच में बदल रहे हैं? तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम पागल हो रहे हो पर तुम किसी से कुछ कह ना पाओ? मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब... रुको, अच्छा है कि तुम पहले ये पूरी वीडियो देखो तो तुम्हें सब समझ आएगा कि कैसे मुझ में से कीड़े निकले। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत डरावने सपने आया करते थे। उन सपनों में मैं बस यूं ही बिस्तर पर पड़ी रहती थी बिना हिले और खुद में से कीड़े निकलते हुए देखती थी। और इन भयानक सपनों की वजह थी एक बेहुदा मजाक। एक दिन जब मैं जिम से वापस आई तो मैंने अपना लॉकर खोला और उसमें बहुत सारे कीड़े पाए। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या चल रहा है, मुझे उसमें धक्का मार दिया गया और लॉक कर दिया गया। मैं डर से बहुत चिल्लाई और मैंने बहुत बोला कि मुझे बाहर निकालो, पर किसी ने नहीं निकाला। हर जगह कीड़े थे, मेरे पूरे शरीर पर भी, और मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं बेहोश हो गई। जब मैं उठी तो मैं अपने घर पर थी। मेरी टीचर ने मेरी माँ को फोन करके बुला लिया था और बताया कि क्या हुआ है, और मेरी माँ मुझे घर ले आई। जिन बच्चों ने ये मजाक किया था उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। मुझे इंसाफ तो मिला, पर ये डर जिंदगी भर के लिए मेरे मन में रह गया। अब मैं हाई स्कूल में हूँ और इस मजाक के बारे में भूल सा गई हूँ। बचपन के डरावने सपने और वो सारे डर निकल चुके हैं, या मुझे ऐसा लगा कि निकल चुके हैं, पर शायद मैं गलत थी। क्या तुमने अपने बचपन के डर को बड़े होकर सहा है? अगर हाँ, तो तुम मेरी बात जरूर समझोगे। एक दिन बायोलॉजी क्लास में हमारे टीचर ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया। उसका नाम था हमारे आसपास के प्राणी। हमने एक टोपी में से पेपर निकाले और हमारे पार्टनर और उस प्राणी का नाम पता चला जिस पर हम काम करने वाले थे। शुरुआत से ही सब खराब होने लग गया। मैं माइकल की पार्टनर थी और वो मुझे बचपन से बुली करता आ रहा था। मेरा पार्टनर बनना उसे भी पसंद नहीं आया, तो हमने टीचर से कहा कि हमें नए पार्टनर दे दे। टीचर ने हमें कहा कि हमें अब बड़े हो जाना चाहिए और एक कागज निकाला जिस पर जानवर का नाम लिखा था जिस पर हमने काम करना था। अब यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। कीड़े! अरे पर क्यों? इनसे घिनौना कुछ है ही नहीं। पर इसमें एक बात अच्छी थी, मेरी माँ कीड़ों पर ही जांच करती थी, तो वो बहुत खुशी खुशी हमारी मदद करने को तैयार हो गई, चाहे हमें उनकी लैब में जाना अलाउड नहीं था। इसका ये मतलब जरूर था कि हम प्रोजेक्ट में पास तो पक्का हो जाएंगे। लैब में मुझे वो बचपन की घटना एकदम से याद आ गई और अब मैं कीड़ों को देखना तक नहीं चाहती थी। छूना तो बहुत दूर की बात है, पर मैं नहीं चाहती थी कि माइकल मुझे बेवकूफ या डरपोक समझे। इससे उसे बस एक और कारण मिल जाता मुझे परेशान करने का, तो मैं बस चुपचाप कीड़ों को पढ़ने लग गई। हैरानी की बात यह है कि माइकल बहुत मेहनती लड़का था और जब वो अपने दोस्तों के आसपास नहीं होता था तो वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता था। मेरी माँ को भी पसंद था। एक बार जब मेरी माँ एक कीड़े को काट कर उसके अंदर का सब हमें समझा रही थी, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे उल्टी आ जाएगी। मैंने ये दिखाया नहीं कि मैं घबरा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही घिनौना होता। जब सब लंच पर गए तो मैं वहीं रुक गई, ये सोचकर कि शायद मैं बेहतर महसूस करूंगी, और मैं अपनी माँ को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। पर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मेरा सर अभी भी चकरा रहा था और मेरा गला सूख रहा था, और एकदम से सब काला हो गया। पता नहीं क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी माँ और माइकल मुझे बड़े परेशान होकर देख रहे थे और मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मुड़कर देखा तो वहां एक टूटा हुआ जार पड़ा था और 100 कीड़े घिरे हुए थे, मुझ पर घूम रहे थे। शायद मैं गिरते हुए उस जार से टकरा गई। चौंक कर एकदम घबराई हुई मैं कूद कर खड़ी हुई और मैंने माइकल को पकड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि वो कीड़े बस मेरे मुंह के इतने करीब थे। तो माइकल ने कहा कि तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं यही हूँ। इस बात से मैं बहुत हैरान हुई। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। उसने कहा कि शायद मैं परेशानी की वजह से बेहोश हो गई थी, उस डर के कारण, और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। ये पल माइकल और मुझे करीब लाया। वो बचपन की बातें अब मन में नहीं रही। हम और बातें करने लगे, साथ में खाना खाने लगे और काफी डिस्कशन करने लगे। वो काफी अच्छा लड़का था और मुझे उन कीड़ों से बचाता रहता था। सारा गंदा काम खुद ही कर देता था।
सब ठीक होता, पर एक प्रॉब्लम थी। मुझे मेरे बचपन के सपने दोबारा आने लग गए थे और मैं सर दर्द के कारण बहुत परेशान रहने लगी। सारा समय मेरा सर दुखने लग गया। मुझे लगा कि ये दवाइयों के कारण होगा, क्योंकि मैं ज्यादा दवाई ले रही थी और सोचा कि कम कर दूंगी तो शायद सर दर्द भी चला जाएगा। एक दिन लंच पर माइकल ने मुझे कहा कि मैं उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क चलूं। उसने कहा कि वो मेरा धन्यवाद करना चाहता था प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए। तो मैंने खुशी खुशी हाँ कह दिया। आखिर इन कीड़ों से और इन सपनों से मुझे भी तो छुटकारा चाहिए था। क्या ये एक डेट होती? पता नहीं, कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है। जब शनिवार आया तो वो मुझे घर पर मिला और हम गए। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत झूले झूले, सैर करी और बहुत बातें करी। मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि मैं माइकल को पसंद करती थी और ऐसा लगता था कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है। दिन के अंत पे माइकल मुझे पैदल ही घर छोड़ने आ गया। पूरा रास्ता हम चुप रहे, क्योंकि हमने पता नहीं कब हाथ पकड़ लिए थे। जब हम घर पहुंचे, वो मेरी तरफ मुड़ा और मुझे किस करने वाला था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक माइकल को किसी ने आवाज लगाई। वो उसके दोस्त थे और उससे पूछने लगे कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है और क्या वो मुझे किस करने वाला था। मैं माइकल की तरफ मुड़ी। मुझे लगा वो मेरा साथ देगा, पर वो अपनी सफाई देने लग गया। वो कहने लगा कि वो मेरी जैसी लड़की को किस थोड़ी करेगा और मेरे से गलती से मिल गया था और मुझे याद दिलाने आया था कि मैं प्रोजेक्ट में उसका नाम जरूर लिख दूं। मैं हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता था? शायद हमारी सारी दोस्ती उसका नाटक था और वो मेरा दिल ही तोड़ने वाला था। मैंने उसे थप्पड़ लगाया और अपनी आंखों में आंसू लेकर अंदर चली गई। मैं बहुत निराश थी, बहुत परेशान, तो मैं सोने चली गई। पूरी रात मुझे बहुत डरावने सपने आए और जब मैं उठी तो मुझे एक बहुत अजीब सी चीज महसूस हुई। मैंने अपने पेट की तरफ देखा तो वहां बहुत सारे कीड़े थे, हजारों कीड़े मेरे ऊपर, पूरे शरीर पर। मैं अपनी आंखों का यकीन ही नहीं कर पा रही थी। घबरा कर मैं उठी और मैंने लाइट जलाई तो देखा कि वहां कोई कीड़े नहीं थे। मैं बहुत डर गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा था। क्या मैं पागल हो रही थी या क्या वो कीड़े उस दिन से मेरे ही अंदर थे जब मैं गिरी थी। आखिर सपने भी तो उसी दिन शुरू हुए थे और सर दर्द भी, और दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने फैसला किया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी और प्रोजेक्ट भी बस सर पर ही था। मैंने माइकल से दोबारा बात नहीं करी। उसने फोन कर कर मुझसे माफी मांगी, पर मैंने उसे कह दिया कि मुझे उससे बात नहीं करनी। आखिर उसने अपने दोस्तों को कहा था कि वो मेरे साथ प्रोजेक्ट नहीं करेगा, तो अब उसे आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं वो प्रोजेक्ट खुद खत्म कर सकती थी। ठीक है, वो भी मेरे साथ पास हो सकता था। सारा समय बस मुझे यही सपने आते थे कि मेरे अंदर कीड़े हैं और मैं डर कर जाग जाती थी। मैं बहुत परेशान थी और ये मुझे पागल कर रहा था, पर मैंने फैसला किया कि मैं प्रोजेक्ट खत्म होने तक इंतजार करूंगी। आखिर प्रोजेक्ट का दिन आ ही गया। माइकल और मैंने पूरी क्लास के सामने अपने काम के बारे में सब समझाया और अचानक मेरा सर बहुत दर्द होने लग गया। मैंने उसे ध्यान नहीं दिया और प्रोजेक्ट को खत्म करा, पर अचानक मुझे एक एहसास हुआ। मैंने नीचे देखा तो अचानक मेरे पूरे शरीर पर कीड़े ही कीड़े घूम रहे थे फिर से। पर मुझे याद आया कि ऐसा सिर्फ रात को होता है। शायद मैं सो ही रही थी और ये सब एक बहुत बड़ा सपना था, बहुत बुरा। मैं बहुत घबरा गई और उन्हें अपने शरीर से उतारने लग गई। माइकल ने एकदम से मुझे पकड़ा और पूछा कि क्या बात है। जब मैंने उसे बताया तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे मुझ पर कोई कीड़े नहीं दिख रहे थे। ये सुनकर उसके दोस्त हंसकर मेरा मजाक उड़ाने लग गए और मुझे पागल कहने लग गए। माइकल अचानक से उन पर चिल्लाया और उनसे कहता कि चुप कर जाओ और जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसका मजाक मत उड़ाओ। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने मेरा साथ दिया, पर ये कैसा समय था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मैं बेहोश होने वाली थी। जब मैं उठी तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे इमरजेंसी चेकअप के लिए ले जाया गया और मेरे ब्रेन में एक ट्यूमर मिला। मुझे उसी समय ऑपरेशन की जरूरत थी, क्योंकि मेरी हालत खराब होती जा रही थी। ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल के कपड़ों में, हॉस्पिटल की बैंडेजेस में मैं कमरे में आई। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मुझे कैसा लग रहा है और उन्होंने कहा कि ये सब जो मुझे दिखाई दे रहा था ये सिर्फ उस बीमारी की वजह से था।
और मेरे अंदर कोई कीड़े नहीं थे। मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर वो खुश थी कि अब मैं ठीक हूँ। माइकल और मैंने तब डिस्कस किया। उसने वादा किया कि वो अपने दोस्तों से बात करनी बंद कर देगा और मैंने वादा किया कि मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। ऑपरेशन के बाद मेरे सारे बुरे सपने खत्म हो गए। बस थोड़ा टाइम तक सर दर्द होता था। घर पहुंचने के बाद भी मेरा इलाज चलता रहा। मुझे नहीं लगता अभी मुझे कीड़ों से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उस पुराने हादसे के कारण ऐसा महसूस करती थी और मैं अपनी बीमारी पर ध्यान ही नहीं दे पाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तुम अपने डर को काबू कर सकते हो।